आप सभी का पुनः इस YouTube चैनल केयर फॉर कैरियर में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम वित्तीय विवरण वाले अध्याय पर चर्चा करेंगे। 7 बहुविकल्पी प्रश्न इससे पूछा जाएगा ब्लूप्रिंट के आधार पर, और हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत अच्छे से इस बात पर हम चर्चा करें। इन पंक्तियों से शुरुआत करूँगा कि आज पथ पर चल पड़ा जो काफिला छूटे नहीं, आज पथ पर चल पड़ा जो काफिला छूटे नहीं, एक क्षण भी साधना का सिलसिला टूटे नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है कि आर्थिक चिट्ठा दर्शाता है व्यवसाय का। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें पता होनी चाहिए कि अंतिम खाते में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक लाभानी खाता होता है और एक चिट्ठा होता है। लाभानी खाता जहाँ व्यापारिक परिणामों को दर्शाता है, वहीं चिट्ठा व्यापार की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति को निरूपित करता है, क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्व करके 2 शीर्षक होते हैं और जो किसी भी व्यापार की वित्तीय स्थिति को निरूपित करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शेयरधारकों की निधि में शामिल है। शेयरधारक यानी कि अंशधारी जो कंपनी के स्वामी होते हैं, तो उनके निधि में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं, उसके अंतर्गत हमारे पास विकल्प हैं। समता अंश पूंजी है, पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, आगे बढ़ता हूँ मैं, समता एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी है, और समता पूंजी, पूर्वाधिकार अंश पूंजी, संचय और आदि के, ये तीनों चीज़ का जो योग होता है, इससे हम लोग अंशधारियों की पूंजी या शेयरधारकों की निधि के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है, ख्याति को चिट्ठे में दर्शाएंगे। ख्याति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर हमें पता हो कि ये एक तो स्थायी संपत्ति यानी गैर चालू आस्ति के रूप में है, और दूसरा इसे चूंकि हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, इसी कारण इसे अमूर्त कहा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, चौथा विकल्प आपका जो है कि गैर चालू आस्तियाँ और अमूर्त, ये जो है ये सही ऑप्शन है इसका। चौथे नंबर में है, आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप कंपनी अधिनियम की किस सूची में वर्णित है। अनुसूची 3, इसका हम ध्यान रखेंगे कि अनुसूची 3 जो है ये चिट्ठे को दर्शाती है। 5वां आपके पास दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति या चालू आस्तियाँ नहीं हैं। देखो, चालू संपत्ति की डेफिनेशन क्या है कि जो 12 माह के अंदर रोकड़ में कन्वर्ट हो सकती हो, उसे हम लोग चालू संपत्ति की परिभाषा में लेते हैं। उस शर्त को देनदार पूरा करता है, स्टॉक भी पूरा करता है, प्राप्य बिल भी पूरा करता है, परंतु पेटेंट जो है वो इससे बाहर है। इसी कारण पेटेंट जो है इसको हम लोग इससे में बाहर रखेंगे और ये चालू संपत्ति नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं, हम रिक्त स्थानों की पूर्ति पर बात कर रहे हैं। वास्तव में परीक्षा में ना रिक्त स्थान पर बच्चे से गलतियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि विकल्प नहीं होता, तो मन से कुछ भी हम सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। हम चर्चा करते हैं इस बारे में। वित्तीय स्थिति को दर्शाने हेतु खालिस्तान नामक विवरण। देखो, वित्तीय स्थिति शब्द बोल रहा ना, ये अंडरलाइन करने लायक बात है कि वित्तीय स्थिति के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो इसको दर्शाने के लिए पहले भी अपन ने चर्चा की कि जो चिट्ठा है वो बनाया जाता है, ये आपका उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखें हम, उत्पाद की बिक्री से आय को लाभान्वित विवरण के खालिस्तान शीर्षक में दर्शाएंगे। इसमें देखिए, व्यापार में जो उत्पाद की बिक्री हो रही है, ये इसकी मूल इनकम है, ये इसकी इसीलिए व्यापार चलाया जा रहा है, तो इसी कारण इसको संचालन से आय हम लोग बोलेंगे। व्यापार चला ही उत्पाद को बेचने के लिए रहे हैं अपन, तो उसी से चूंकि इनकम हो रही है, तो उसको हम लोग संचालन से आय कहेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपके सामने, ब्याज व्यय को खालिस्तान शीर्षक में दर्शाया जाएगा। इसका उत्तर है वित्तीय लागत। वित्तीय लागत शीर्षक जो है ये चूंकि फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो देन अपन इसको वित्तीय लागत के रूप में दर्शाएंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं लिखते भी इसलिए जा रहा हूँ ताकि कोई आपके मन में संदेह ना हो, कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट ना हो, और थोड़ा गहराई से आप उसको एब्जॉर्व करें, समझें, आत्मसात करें, अधिगम करें। लाभांश से आय लाभान्वित विवरण में खालिस्तान मद में दर्शाई जाएगी। लाभांश से आय जो है वो अन्य आय है, साइड इनकम, तो इसीलिए इसको अपन अन्य आय के रूप में दर्शाएंगे। फिर 5वां विकल्प है, लेनदार कंपनी के खालिस्तान होते हैं। देखिए, लेनदार हुए, देय बिल हुए, बैंक का खर्च हुआ, ये सब जो है लेनदार हुए, देय बिल हुए और बैंक का खर्च हुए, ये सब जो है वो कंपनी की चालू दायित्व की हेडिंग्स के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं।
करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत ये भी 12 महीने के अंदर इनका भुगतान करना होता है, इसलिए इनको हम चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब अपन चर्चा करेंगे सत्य असत्य के बारे में। पहला दिया है विविध लेनदार व्यापार देय का मद है। निश्चित तौर पर देना है अपने को, लेनदार ने देना है, जो ले वो लेनदार, इस प्रकार वो व्यापार देय का मद कहलाएगा, सत्य बात है ये। दूसरा, स्थायी संपत्तियों को चिट्ठे में चालू संपत्ति में दर्शाएंगे। जब वो स्थायी संपत्ति है तो चालू संपत्ति में भला क्यों दर्शाएंगे हम, निश्चित तौर पर गलत है। तीसरी बात, वे दायित्व जो भुगतान हेतु 1 वर्ष के अंदर परिपक्व हो जाते हैं। मैंने आपसे चर्चा किया हूँ कि जो 12 महीने के अंदर जिसका भुगतान करना पड़े दैट इज चालू दायित्व, और जिनको 12 महीने के अंदर रोकड़ में हम कन्वर्ट कर सकें वो चालू संपत्ति। इस आधार पर ये बात सत्य है। तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर में लूज टूल्स स्थायी संपत्ति का मद है। खुले औजार ये स्थायी संपत्ति नहीं, चालू संपत्ति का मद है, इसी कारण इसको हम असत्य कर देंगे, गलत है ये। पांचवा है आपका आकस्मिक दायित्वों को चालू दायित्व के अंतर्गत दर्शाते हैं, ये बात भी गलत है, इसको इसके अंतर्गत नहीं दर्शाया जाता है। अब अपन आ रहे हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर के लिए। पहला प्रश्न है आर्थिक चिट्ठा और लाभानी खाते को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है। इन दोनों को मिलाकर अगर हम एक शब्द में कहना चाहें तो इसके लिए शब्द है अंतिम खाते। इनमें दोनों बातें शामिल कर ली जाती हैं। देनदारों को आर्थिक चिट्ठे के किस मद में दर्शाते हैं, इसके लिए है व्यापार प्राप्य। ये प्राप्त होगा, देनदार मतलब जो दे हमको, तो देगा मतलब प्राप्त होगा, तो इसलिए क्या कहेंगे अपन, व्यापार प्राप्य कहेंगे इनको। अब मैं तीसरे जो दिया हुआ है प्रश्न उसको पढ़ रहा हूँ आपके लिए। गैर चालू आस्तियों के मुख्य विभाजन बताइए। गैर चालू आस्ति मतलब स्थायी संपत्तियाँ, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है मूर्त, जिसको आप स्पर्श कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, भवन है, ये आपके मूर्त संपत्तियों में कहलाएंगे। और दूसरा पार्ट है इसका अमूर्त, जिसके अंतर्गत ख्याति को शामिल किया जाएगा। तो ये 2 पार्ट इसके अलग अलग हो जाते हैं। एक है मूर्त जिसमें मशीन हो गया, और एक हो गया अमूर्त जिसमें ख्याति हो गई। तो ये 2 इसके पार्ट होते हैं। मूर्त मूर्ति सबसे बना है, मूर्ति मतलब जिसका आकार हो, और अमूर्त मतलब जिसका कोई आकार ना हो, एक सीधी सादी बात हो जो निराकार हो। चौथा है लाभानी विवरण का डेबिट शेष का क्या व्यवहार आर्थिक चिट्ठे में होगा। तो इसको हम लोग एक्चुअल में थोड़ा बड़ा है इसका उत्तर, कि इसको हम लोग आधिक्य में तो दर्शाएंगे लेकिन ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे। दैट इज़ द मेन जो बात ध्यान रखना है, कि इसको हम आधिक्य में ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे, ये हमको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। पांचवा और अंतिम है आपका प्रारंभिक व्यय को किस विवरण में व किस मद में दिखाया जाता है। इसको हम चिट्ठे में दर्शाएंगे, और अन्य गैर चालू संपत्ति जो है, एक तो चिट्ठे में दर्शाना है, पहला पार्ट ये हो गया, और दूसरा दिया अन्य गैर चालू संपत्ति जो है, इस के अंतर्गत इसको दर्शाया जाएगा। आप सभी ने बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुना और इससे आप लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसके भाग 2 में हम जानेंगे और क्या क्या है। थैंक यू वेरी मच।